बृहस्पतिसमारम्भाम् विष्णुगुप्तश्च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो है अर्थशास्त्र। तो आज हम उसकी बात करेंगे। जीवन जिससे चलता है, जीवन जिससे ही टिका है और 4 पुरुषार्थों में से जो एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, उसकी हम आज कुछ बातें लेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि चाणक्य को आज विश्व भर की विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है या तो फिर पढ़ाने की कोशिश की जाती है या फिर उसको कहीं न कहीं विद्या कोर्स में या फिर कहीं उसके विचारों को स्थान दिया जाता है। राजनीति में और ख़ास करके जो राजनीति को मानते हैं उसके ऊपर, उसके होठों पर बार-बार ये नाम आता है चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य। हम भी बहुत राजनीतिज्ञों को ये संज्ञा दे देते हैं कि अर्वाचीन चाणक्य है, हो सकते हैं। लेकिन चाणक्य को आज समझने का प्रयत्न करेंगे। उतना सरल जितना उसका नाम है उतना ही वो कठिन समझना, विचार करना और उसके व्यक्तित्व को परखना, वो बहुत ही कठिन है। क्योंकि आज एक अंधेरे पे रह रहा कोई प्रदेश हो, नॉर्वे जैसा और उसको हम सूरज की बात बताएँ, जैसे कोई जन्मा हो, 2-4 महीना हुआ, उसने कभी सूर्य देखा ही नहीं है क्योंकि 6 महीने तक तो सूर्य नहीं रहता है, अंधेरा रहता है। या फिर कहीं आदिवासी विस्तारों में जाकर आप कोई टेक्नोलॉजी की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो आधा तो उसके समझ में नहीं आएगा या तो 90% नहीं आएगा, वो कल्पना केवल कहेगा। उसी तरह का आज एक चरित्र की हम बात करेंगे। शायद ये काल्पनिक किसी को लग सकती है, लेकिन ये धरातल पर सिद्ध हुई बात है। ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं। इससे विरुद्ध 2 गुण, एक अपने आप को इतना समर्पित राष्ट्र के ऊपर कर सकते हो, वो भी बुद्धिमान होते हो। सारी काबिलियत शोषण की हो और भी वो तो भी वो शोषण नहीं करता है, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। ऐसे भी कोई विचारधारा हो सकती है जो पूरे राष्ट्र को समुत्थान की तरफ ले जाए और वो मात्र एक व्यक्ति कर सकता है, तो उसकी हम आज बात करेंगे जिससे शास्त्र का नाम उसके ऊपर से आ गया। जैसे अर्थशास्त्र से भी ज़्यादा व्यक्ति चाणक्य को आज पहचानते हैं। चाणक्य का नाम आते अर्थशास्त्र याद आता है, राजनीति शास्त्र याद आता है। कोई-कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने ग्रंथों पर करते हैं या शास्त्रों पर काम करते हैं और उसको नवाजा जाता है। लेकिन जब एक शास्त्र जिससे जन्म लेता है, जब एक शास्त्र को जिससे एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक स्वरूप मिलता है, एक प्रारूप मिलता है, तो ऐसे एक व्यक्ति है आचार्य जी चाणक्य। जैसे उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, किंवदंती है, लेकिन थोड़ा बहुत इतिहास को देखकर हम आगे चलते हैं। आज से शायद 2500 वर्ष पहले ये इतिहास का मैं अंदाजित काल बता रहा हूँ अलग-अलग प्रतों के आधार पर, जो गुरुवर्य ने काम किया है, उसके ऊपर लगभग आज से 2500 वर्ष पहले जो मगध प्रदेश या तो फिर आजकल का जो बिहार के आसपास का इलाका है, वहाँ पर कहीं पर उसमें 2-3 स्थानों का उल्लेख है उनके किंवदंती पर, वो कहीं दूसरे जन्म लेकर वहाँ आए हैं या फिर वहीं पर रहते थे, तो वो वहाँ की उनकी किंवदंती है कि वहाँ पर वो रहते थे। चणक उनके पिता का नाम था, इसलिए चणकस्य ऐसा करके चाणक्य भी चणकस्य अयं चाणक्यः ऐसा भी बन सकता है, इसलिए उनका नाम चाणक्य। एक कुटिल एक तो उनकी नीति कुटिल अ से लेकर कौटिल्य भी उसका नाम है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इसके लिए उनका नाम पड़ा। लेकिन ये कुटिलता जिस अर्थ में हम प्रयुक्त कर रहे हैं, वो अर्थ में नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात कुटिल गोत्र, गोत्र संज्ञान में भी एक कुटिल गोत्र करके आया है, तो कुटिल गोत्र के होने के कारण भी उसको कौटिल्य कहते हैं। ये भी एक आया है। तो सबसे भ्रांति ये है कि वो तिकड़मबाजी, राजनीति, एक-दूसरे को झगड़ाना या तो फिर इस तरह से राजनीति करके कोई राज्य को खड़ा करना या फिर चढ़ाई करना, ये सब बातों में उसकी मास्टरी थी या तो फिर उसका उसी पर ज़्यादा महत्व था या ध्यान था। वो सबसे बड़ी भ्रांति है। चाणक्य उत्तम सरी के व्यक्ति कह सकते हैं, वो थे चाणक्य। इसलिए आज उसको समझना, उनके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज शंकराचार्य जी की जयंती है एक मत के अनुसार। वैशाख शुक्ल पंचमी शंकराचार्य जी की एक मत के अनुसार है। दूसरा मत ऐसा भी है जो वैशाख शुक्ल दशमी को मानता है। लेकिन साधारणता से आज जो उत्सव वगैरह जो मनाए जाते हैं, वो ये पंचमी के दिन शंकराचार्य जी ने भी अर्थशास्त्र के ऊपर काम किया है और
जयमंगला क्रोडपत्र नामक व्याख्या उन्होंने लिखी है कामंदकीय नीतिसार तथा चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लेकर गुरुवर्य ने उसके ऊपर हिंदू अनुवाद बहुत सालों पहले किया था। आज संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वो उपलब्ध होगा। तो गुरुजी ने भी ज्यादातर तो उसको समझाने की कोशिश की है। और गुरुवर्य का मैं बता दूं तो हमारे गुरुजी ने अर्थशास्त्र के ऊपर इतनी अच्छी तरह से बात कही, इतने अर्थ सिद्धांतों को समझाया कि अहमदाबाद के जो पूज्य हितरुचि महाराज साहेब है, जिनकी प्रेरणा से ही वो अभी हेमचंद्राचार्य गुरुकुल बना है, मतलब वो बहुत अच्छे एक प्रवक्ता, अच्छे जो फिलोसोफर कहे जाने वाले एक अच्छे तत्वज्ञानी व्यक्ति रहे। उन्होंने भी बहुत सारे देशों में घूमा, बहुत सारे व्यापार किया, करोड़ों रुपए उन्होंने अपने जीवन में कमाए और छोड़े दीक्षा लेकर। वो बताते हैं गुरुजी जब गए तो उन्होंने ये बताया कि विश्व के अभी जो अंतिम अर्थशास्त्री भारत के चले गए। गुरुवर्य जब गए तो हितरुचि महाराज साहिब जी ने हमको बताया कि सदी के वो अंतिम अर्थशास्त्री रहे। तो गुरुजी का ये नहीं जाना चेहरा भी एक है कि वो अर्थशास्त्र के विषय में बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। जैसे आयुर्वेद में शास्त्र प्रमाण की बात करते हैं, उसी तरह से उन्होंने अर्थशास्त्र को भी बहुत अच्छी तरह से जाना, उनके ऊपर बहुत सारा समझाया। चाणक्य के सूत्र में भी गुरुकुल पे जब मुझे पाठ आया, तब गुरु चाणक्य के अर्थशास्त्र से ही मैंने आरंभ किया पढ़ाने का। मेरी जो कारकिर्दी है वो आयुर्वेद से शुरू नहीं हुई, अर्थशास्त्र से शुरू हुई। और सबसे प्रथम जो मैंने पढ़ाया और रघुवंश महाकाव्यम के बाद ही वो चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ाने का अवसर मिला। तो चाणक्य नीति अर्थशास्त्र, उसके अधिकरण या सूत्र क्या-क्या है, वो हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो वो चाणक्य की पहचान ये चाणक्य के पुत्र चाणक्य के रूप में ज्ञात है। उनका नाम विष्णुगुप्त ऐसे है, लेकिन उपनाम ऐसे चाणक्य, कौटिल्य ऐसे उपनाम दिए गए हैं उनको। उनके ग्रंथ में भी कौटिल्य अर्थशास्त्र करके वो ग्रंथ की भी संज्ञा ये हो गई थी। दूसरी बात, वो जो बहुत एक बड़ा गुण होता है दक्षता का। जैसे साधारण व्यक्ति में ये मिलता है कि जो बहुत बड़ा सात्विक है, वो दक्ष नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसका कहीं न कहीं शोषण कर लेते हैं या उसका उपयोग दूसरी तरह से कर देते हैं। खास करके संस्थाओं में ऐसा देखने को मिलता है। आप अर्थशास्त्र का पढ़ने का या फिर चिंतन करने का ये लाभ है कि आप जो चल रहा है दुनिया में, वो देख सके, वास्तववादी बन सके। हम लोग क्या है, आदर्शवादी है। आदर्शवादी होने से हम लोग वास्तववादी नहीं बन सकते हैं। अब ये दोनों को कंपेयर करना, दोनों को एक साथ में रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे आपके पैर में घाव है, तो पहला तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा पैर सड़ा हुआ है। तब ये होने के बाद आप चिकित्सा शुरू करेंगे, वैद्य के पास जाएँगे, कहेंगे। लेकिन आप ये मानते रहेंगे कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है, मेरा पैर तो ठीक-ठाक ही है, मेरे पैर में कुछ है ही नहीं, तब तो उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती और सड़ेगा वो पैर और एक दिन काटना पड़ेगा, वो हानि आपको ही हमको ही होगी। इसलिए सबसे पहले जो दृष्टि है वो वास्तववादी बनानी है, क्या है? ज़्यादा-सा संस्थानों में जो चाणक्य के सूत्र को ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए भारतवर्ष में आज ये स्थिति आई कि कोई भी संस्थान की, कोई भी संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी ने वो संस्थान का, वो गुरु का ठीक उसके उपदेशों से विपरीत पालन करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। व्यक्ति मेहनत से एक संस्था खड़ी की, संस्था खड़ी करता है, दूसरे उसके आस-पास के व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं उनको कि वही लोग उसके आदर्श से, उसके सिद्धांतों के विपरीत काम करने लगते हैं। और प्रायः भारत में हर एक संस्था की ये बात है, ये हर एक की कहानी बन गई। क्यों? क्योंकि चाणक्य को पढ़ाया नहीं गया, समझा नहीं गया, उनके उपदेशों को उस तरह से रखा नहीं गया। गुरुवर्य बताते थे कि हर एक स्कूल में चाणक्य पढ़ाना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बाद में पढ़ने की बात है ही नहीं। यदि व्यक्ति को प्रामाणिक बनना है, तो चाणक्य पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। यदि उसको दक्ष होना है, इसके लिए भगवान ने भी गीता में श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति भी भक्त कैसा होना चाहिए, उसके बात करते हुए उन्होंने बताया, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त में प्रिय। भक्त कौन सा मुझे प्रिय है, तो उसमें बताया है अनपेक्ष हो, जो निरपेक्ष होने के साथ हो, दक्ष। तो दक्ष होना बहुत बड़ी बात होती है, खास करके जब कोई संस्थान चलाता है, जब किसी को देश की ज़िम्मेदारी जब देनी है, तब उसको दक्ष होना, नहीं तो अनेक बातें उसके नाम से प्रचलित हो जाएगी और अंततोगत्वा एक व्यवस्था को नुकसान होगा। तब वो जीता है, वो व्यवस्था के लिए जीता है। इसके लिए चाणक्य के विषय में अभी जो बात चल रही है, उसकी मैं थोड़ी बात करूँगा कि
चाणक्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले वो एक तो दक्ष व्यक्ति थे कि वो कोई भी अन्याय कभी भी चला नहीं लेते थे। ये उनका एक स्वभाव था और ये आदर्श स्वभाव था। दूसरा ये वास्तववादी थे। आदर्शवादी बहुत लोग होते हैं जो ऐसा कर हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए ये बताते हैं। धरातल पर क्या हो सकता है वो चाणक्य हमेशा बताते थे। तो वो एक आदर्शवादी नहीं वास्तववादी थे। वास्तविकता को स्वीकार करके वो आगे बताते थे कि हाँ, ये परिस्थिति में ये होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि वास्तववादी होना। तीसरी बात वो नेक्स्ट स्टेप विचारते थे। वो आज से 50 साल पहले क्या होगा वो ध्यान में रखते हुए आज का निर्णय लेना वो एक बात होती है और आज का निर्णय अभी क्या इफेक्ट करेगा वो लेकर मानो कि आपको यहाँ से राजकोट से जाना है गिरनार, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का उदाहरण दूंगा, जूनागढ़ के गिरनार पर जाना है, तो आप गिरनार को देखकर ड्राइविंग करेंगे तो क्या होगा? आपकी गाड़ी फंसेगी, तुरंत उसको एक्सीडेंट करेगी क्योंकि आप गिरनार की तरफ मुंह देखकर चल रहे हैं। आपको नेक्स्ट देखकर चलना है, आगे रोड पर देखकर चलना है, तो वो नेक्स्ट आप देखेंगे कि वो गिरनार को देखकर चलाएँगे। लक्ष्य एक बात होती है, आदर्श एक बात होती है, जब क्रियाकलाप दूसरी बात होती है, उसमें ये सब ध्यान उन्होंने बातें बताई है। तो एक ये, अब उसका संबंध हमको पता है, सारा हम सीरियल देखते हैं, पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ता होगा, लेकिन ज़्यादातर चाणक्य के बारे में ये बताया जाता है कि ये ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा था, लेकिन मैंने बताया कि उसके व्यक्तित्व के जब विचार करते हैं, अभ्यास करते हैं चाणक्य अर्थशास्त्र का, तो ये बातें आती है। दूसरा, नंदवंश से, धनानंद के राज्य में जैसे उनके साथ विवाद हुआ, क्यों? क्योंकि टैक्सेशन से प्रजा बहुत ही त्राहिमाम हो गई थी। अब राजा का एक कल्पना सबसे पहले भारत ने दी। मनुस्मृति में आप देखेंगे तो व्यवस्थापनार्थम एवं प्रजानाम राजानम सृजत प्रभु। प्रभु राजानम सृजत यानी कि राजा की कल्पना सबसे पहले भारत ने दी। वो भृगुवंश महाकाव्य में देखेंगे तो राजा प्रकृति रंजनाथ, प्रकृति रंजन करने के लिए राजा का दायित्व होता है। इसलिए राजा को कहीं ना कहीं विष्णु का अंश या तो फिर ऐसे अंश या तो फिर ऐसे दिव्य चेतना वाला बताया है, उसका कारण ये है, लेकिन वो राजा की बात है। वो आज के जो हम राजनीति में बात करते हैं उसका पॉइंट में भी नहीं है, क्योंकि वो उसका दायित्व का पालन नहीं करते हैं। आज जब हम देखते हैं किसी सांसद को, किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, लोग तुरंत बोल देते हैं ये अवतार है, ये तो उसका अवतार है। बहुत दुःख होता है, क्योंकि जिसने सूर्य नहीं देखा वो दिए को देखकर कहेगा कि ये तो सूर्य नारायण है साक्षात। अब बात उसकी नहीं है कि वो है कि नहीं, बस बात उसकी है कि जो कहने वाला है उसकी क्षमता इतनी ही है सोचने की। तो ये बहुत आज के समय में चाणक्य की बात करनी है, अर्थात एक बहुत अंधेरे प्रदेशों में हम सूर्य की चर्चा करें, उसके बारे में हम बात बताएँ, ऐसी बातें हैं कि भई सूर्य ऐसा होता है, वैसा होता है। कोई अंधे के पास कोई सूर्य की बात बताता हो, तो उस तरह का आज के समाज के सामने ये उदाहरण रहेगा, क्योंकि कोई सोच सकता है कि कोई व्यक्ति एक दिया जलाकर बैठा है, उसके ऊपर एक किंवदंती है। एक पारिवारिक व्यक्ति शाम को उसके पास आता है, बुलाया था उन्होंने अपने एक निजी काम के लिए किसी को भी। वो आता है और बैठता है। बैठने के बाद चाणक्य ने बताया कि विष्णुगुप्त ने बताया कि थोड़ी देर आप बैठो, मैं दूसरा दिया जलाता हूँ। उसने ये दिया को बुझा दिया, दूसरा दिया जलाया। उसको आश्चर्य हुआ, यदि दिया जलाना ही था, तो फिर बुझाया क्यों? और यदि बुझा ना था, तो फिर ये जलाने का काम क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, नहीं दिए की तो प्रकाश की ज़रूरत है, हमारी मीटिंग है अभी तो, और अंधेरे में तो नहीं हो सकती है। तो ये उन्होंने जलाया, तो बताया क्यों? बोले ये राज्य काम-काज के लिए दिया था। मेरा समय राज्य के लिए पूरा हो गया है। राज्य की संपत्ति का मैं इस तरह से व्यय नहीं कर सकता हूँ। तेल की बूंदों का मैं व्यय नहीं कर सकता हूँ। अब मेरा निजी दिया जलेगा, क्योंकि अब मेरा निजी काम है आपसे, राज्य का काम नहीं है। अब ये बात इस समय का है, जब 30% बहुत प्रेशर से काटी गई सभी मंत्रियों की तनख्वाहें और लोगों ने वाह-वाह कर दी। अब मंत्रियों में इतना मन नहीं है कि इतना देश जूझ रहा है, तो सामने से कहे मुझे सैलरी नहीं चाहिए। और सबके पास कॉमन पब्लिक से लूटी हुई सारी संपत्तियाँ, सारे मंत्रियों के पास इतने ज़मीन, इतने मकान, इतनी व्यवस्थाएँ हैं।
तो भी 30% आज कटौती होती है, वो भी अंदर तो बहुत दुःख होता है हर एक मंत्री को कि भई ये नहीं हुआ होता तो अच्छा होता, कोई और दे देता, कोई और दान कर देता। ये समय में चाणक्य की बात कर रही थी। अर्थात वो कितना लेते थे, उसमें मैं आज बताऊँगा तो आज आपको लगेगा कि एक व्यक्ति की इतनी कम जो सैलरी थी और खुद ने ही फिर राजा बनाया है, वो किंग मेकर है। वो अपने लिए क्या उपयोग करता है? ज्यादातर व्यक्ति का नाप इससे निकल जाता है कि वो व्यक्ति अपने लिए कितना उपयोग करता है। ये भारत भर की एक सबसे बड़ी प्राचीन परंपरा रही कि चाणक्य का इतना त्यागी जीवन कि अपने लिए उपयोग कम से कम करना। कोई भी संपत्ति 50 व्यक्तियों की फौज है, उसके पास इतने भोगों के साधन को चाहिए, इतने फ़ोन चाहिए, बिल किसी का चाहिए, घर किसी का चाहिए, वो भी मुफ्त में चाहिए। तो ये सारी बातें जिसके पास है, उसकी कहीं पर भी गिनती ऐसे मतलब चाणक्य से नहीं हो सकती क्योंकि चाणक्य की शिक्षा अलग थी। चाणक्य की शिक्षा, चाणक्य की दीक्षा, उसकी दृष्टि, उसका भाव, उसके सिद्धांत बिल्कुल अलग थे। आज तो किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती है, चाहे किसी को भी लोग कह देते हो, तो एक तो हम उसी को कहेंगे कि वो बेचारा अज्ञानी है, चाणक्य के बारे में कुछ नहीं जानता है दूर-दूर तक, नहीं तो कितना अभ्यास चाणक्य का था। तो सबसे पहले धनानंद ने ये टैक्स लगाने की शुरुआत की, प्रजा का एक प्रकार का शोषण शुरू किया। तो चाणक्य यदि उसको पर्सनली लेते, तो उसको कोई तकलीफ ही नहीं थी। उसका कोई पर्सनल वैर नहीं था, वैयक्तिक कुछ नहीं था। लेकिन प्रजा नाम दुःख है, प्रजाओं के दुःख से जो दुखी होता है और सुख में जो सुखी होता है, वो एक कल्पना की गई, वो आदर्श मंत्री हो सकता है। प्रजा का दुःख जिसको दुःख ही नहीं लगता है, उसको ऐसा लगता है कि ये तो भई दुखी होने के लिए ही आए हैं, ऐसे ऐसे ही जीने के लिए आते आए हैं, तो उसका कोई मंत्री के गुण नहीं है, वो चाणक्य ने बताया है। इसलिए सबसे प्रथम तो अन्याय के सामने लड़ना, उसके सामने आवाज़ उठाना, बोलना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ और वो भी पूरे दिल से, पूरी हिम्मत से उठाना। तो वो काम उन्होंने किया। परिणाम साफ था, वही आया, वो क्रोधी हो गया। हमेशा होते रहते हैं सामने क्रोधी, सत्य बात सामने आती है तो वो क्रोधी हो गया था। उनको निकाल दिया। अब ज्यादातर परेशानी यही होती है, कोई भी राज्य दरबार में या कहीं आज भी सरकार की नौकरी करते हैं, तो उसकी झूठी हाँ में भी हाँ मिला नहीं होती है। यदि नहीं मिलाता है तो उसको निकाल दिया जाता है और कोई ही ऐसी हिम्मत दिखा सकता है कि इस प्रकार का त्याग करना आगे कुछ नहीं है, आकाश की रोजी को स्वीकार करना। अर्थात आगे कुछ नहीं है और ये निर्णय ले लेना कि ठीक है, अन्याय को मैं साथ नहीं दूँगा, नहीं दे सकता हूँ। चाणक्य ने बहुत अच्छा बताया है कि कोई गुरु अज्ञानिनम गुरुम त्यजेत। यदि सगे वाले स्नेह संबंधी यदि ऐसे आपको दिखे कि वो स्नेह बिना के दिखावा करते हैं प्रेम का, प्रेम है नहीं, स्नेह है ही नहीं, तो ऐसे सगे को छोड़ दो। चाहे कितने ही महत्वपूर्ण हो, छोड़ दो, देखा जाएगा, होगा वो। हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। अज्ञानीनम गुरुम त्यजेत। कोई भी कितना भी है, आपने लिया हो, वो कृतज्ञता रखो, लेकिन अज्ञानी जिस दिन लगे कि गुरु के पास ज्ञान नहीं है, तो गुरु से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, चाणक्य जी कह रहे हैं, अज्ञानीनम गुरुम त्यजेत। वो छोड़ दो, वो गुरु से कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये बताते हैं। तीसरा भी बताते हैं कि अन्यायीनम, जो राजा अन्याय करता है, उसको हो सकता है वहां तक छोड़ दो। उसके पालन, उसका जो है वो ऐसे ही प्लान करो कि ऐसे राजा न हो, क्योंकि वो प्रजा को जगा रहा है। तो चाणक्य के ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है कि आप जीवन पर ऐसा करो तो अन्याय के सामने एक प्रकार का उन्होंने एक बताया है कि आप अन्याय के सामने कैसे लड़ सकते हो, या तो फिर जगत में अन्याय जैसी होती है और उनका प्रतिकार करना। एक तो होता है फिलोसॉफी उसकी बना लेना और अलग अलग फिलोसॉफी से उसको पूर्व में ढाल देना, व्यक्तिगत रूप से ठीक है, लेकिन व्यवस्था किसी के पास व्यवस्था पर कार्य करता है तो ये नहीं चलेगा। चाणक्य जी ने बताया कोई संत क्षमा करे तो उसका गुण है, लेकिन राजा को क्षमा किसी को भी देनी है तो बहुत बार विचार करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये क्षमा महंगी पड़ सकती है देश को, ये क्षमा महंगी पड़ सकती है और जीवों को। इसलिए किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष हो सकता है। ये चाणक्य की सूक्ष्म दृष्टि है, कोई एक गुण इसके एक के लिए गुण है, वो हमेशा गुण नहीं रहेगा। तो ये चाणक्य ने बताया। अब हुआ वही जो धनानंद ने उसको निकाल दिया है। उन्होंने अध्यापक के रूप में तक्षशिला विद्यापीठ में एक आचार्य के रूप में थोड़ा कार्य किया है।
इतिहास में ज्ञात है कि वो उन्होंने तक्षशिला विद्यापीठ के आचार्य के रूप में कार्य किया है। आचार्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अलग-अलग विषय को देखा है, लेकिन जो वो बनाना चाहते हैं, हमेशा एक उत्तम आचार्य की नज़र उत्तम शिष्य की खोज में लगी रहती है। अब जिसको कुछ देना ही नहीं है, जिसके पास कोई प्रबल परंपरा ही नहीं है, उसकी नज़र तो अनेक जगह पर होगी। पैसे पर होगी, तिकड़मबाजी पर होगी, कहीं न कहीं किसी को लूटने पर होगी, कहीं और कुछ कर ले, कोई जगह पर प्रसिद्ध हो जाए, ऐसे बहुत स्थानों पर उसकी नज़र टिकी होगी। उसकी तो बात अलग ही है, उसकी बात हम नहीं करते। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई प्रबल उन्होंने कोई सिद्धांत जिया नहीं होता है, तो वो तो बहुत बाद की बात है कि वो लोग तो अलग ही है। जो समर्थ आचार्य है, वो हमेशा उत्तम शिष्य की खोज करते रहते हैं। चाणक्य जी भी वहां रहकर बहुत जगह पर वो खोज करते रहते थे। एक दिन उनके ध्यान में 2-3 किंवदंती है। एक तो ऐसा है कि जो चंद्रगुप्त है, उसके पिता वो कहीं भर्ती थे सैन्य में और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, या तो फिर धनानंद के ही वो सैन्य में थे और वहां पर उसके ऊपर अन्याय होकर उसको मार दिया जाता है। ये एक किंवदंती है। दूसरी किंवदंती ऐसा है कि वो सामान्य थे और बचपन में मर गए थे, लेकिन उसकी माँ इधर-उधर के कार्य करके उसका भरण-पोषण कर रही थी और उनको बड़ा कर रही थी चंद्रगुप्त। तो तब चंद्रगुप्त छोटा था, तो वो खेल रहा था और वो खेल-खेल में एक राजा का खेल रहा था। तब वो 2-3, 5-7 बच्चों को बिठाकर वो कहानी कह रहा था। कहानी का सार इतना था, वो सबको कार्य सौंप रहा था और कार्य सौंपते वक़्त कह रहा था कि ये कार्य पूरा हो जाए तो मुझे सूचित करो और जहाँ पर अटक जाओ, वहाँ पर मुझे बुलाओ। यदि आप कार्य पूर्ण होने पर मुझे सूचित नहीं करेंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने पूर्ण किया और मेरे पास बहुत कार्य ऐसे हैं जो आपको देने जैसे हैं, तो वो नहीं। अच्छा, अटक जाओगे तो और मुझे पूछोगे नहीं, तो ये पता नहीं चलेगा कि आपने किया कितना है। तो वो देखा चाणक्य ने कि ये व्यक्ति तो सामान्य बात कर रहा है, लेकिन ये राजनीति शास्त्र की बात कर रहा है। तो उनको माता को समझाया तक्षशिला विद्यापीठ को पढ़ाने के लिए। लेकिन आचार्यों की दृष्टि, दूसरे आचार्यों की दृष्टि भी भिन्न होती है। तो उन्होंने, सामान्य लोग थे वो भी, तो वो बताया कि इसके पास तो पैसा नहीं है, कौन देगा? चाणक्य ने उसकी व्यवस्था की। माता ने बताया कि ये व्यक्ति चला जाएगा तो मज़दूरी करके जो मुझे कमाई करके देता है, वो कौन देगा? उसकी भी चाणक्य ने व्यवस्था की। अब उधर भी समझाया, इधर भी समझाया और चंद्रगुप्त अलग-अलग प्रकार की उनकी शिक्षा दी उन्होंने। उनकी योग्यता देख ली, उसकी योग्यता देख ली और शिक्षा की शुरुआत की। अब ये टर्निंग पॉइंट रहा पूरे भारतवर्ष के लिए। आगे हम देखेंगे किस तरह से वो भारतवर्ष के लिए टर्निंग, एक छोटी-सी बात, एक छोटा-सा निर्णय बहुत बड़े परिणामों दे सकता है। एक छोटा-सा बीज गया, एक बड़ा वट वृक्ष उस बीज में छिपा होता है। तो एक छोटा-सा बीज बड़े वृक्ष का आकार धारण कर सकता है। छोटे-छोटे बीज मिलकर एक बहुत बड़ा जो है वो उम, वृक्षावली को एक प्रकार के बाग को जन्म दे सकते हैं। उसी तरह से एक छोटा-सा निर्णय, एक छोटा-सा अच्छा कार्य बहुत बड़े परिणाम दे सकता है। यहाँ वो भारतवर्ष का आज जो हम बैठे हैं, आज जो हम जी रहे हैं, उसका टर्निंग पॉइंट वो भारतवर्ष से है। वो भारतवर्ष का टर्निंग पॉइंट मिल गया, एक पॉजिटिव वो टर्न आया। अब चंद्रगुप्त को तैयार किया। कोई-कोई बातें हो सकती है, वो वो राजस प्रकृति वाला व्यक्ति कर सकता है। चाणक्य किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन राज्य चलाना उचित नहीं है उससे, क्योंकि वो मेकर है। हमेशा 3 प्रकार की पर्सनैलिटी हमने मानी है। एक तो ब्रह्म पर्सनैलिटी वाले लोग, जो कोई व्यवस्था को जन्म देने वाले होते हैं। एक विष्णु है जो चलाने की पर्सनैलिटी जिसके पास होती है। वो जन्म नहीं देंगे कोई व्यवस्था को, लेकिन वो चलाएँगे अच्छी तरह से। और तीसरा रुद्र पर्सनैलिटी, जो हम जानते हैं किसी की जो कुछ एक्शन लेना है, जो उस तरह का उसके ऊपर कार्यवाही करनी है तो वही कर सकते हैं। तो वो उचित भी नहीं है। इसलिए हर एक जगह पर राजा की जो लाक्षणिकता बताई गई है और एक पीछे उसके ऊपर एक आचार्य होता है जो वो तैयार करता है। क्योंकि उसका कार्य हमेशा ग्रंथ शास्त्रों को देखना, अनुभव करना, चिंतन करना वो होता है। तो वो समय राज्य चलाने वाले के पास नहीं होता है। कोई ही ऐसा होता है कि जो दोनों में मिल जाए या दोनों कला उसके पास है, जैसे राजा जनक थे। वो दोनों थे, तत्वज्ञ भी खुद थे और खुद ही राज्य चलाते थे।
याज्ञवल्क्य के पास शिक्षा हुई थी और शुक ने वेद व्यास ने शुक को राजा जनक के पास भेजा था शिक्षा लेने के लिए। तो ये बहुत महत्व की बात है कि इससे हमको पता चलता है कि एक प्रकार का जो राज्य व्यवस्था में जो करता था, उन्होंने सामने चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त को धीरे-धीरे फिर अनेक प्रकार की जो दुर्व्यवस्था थी, उसको व्यवस्थित करते-करते चंद्रगुप्त तो तैयार करके अब ये मैं 1 मिनट के कह रहा हूँ, उसका पूरा इतिहास है कि कैसे-कैसे प्रयोग किए होंगे, कैसे-कैसे समझाया होगा। आज भारत में इतनी समस्या है, हमको पता है। एक बात करने के लिए कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना कठिन होता है वो कार्य, तो बोलने जितना सरल नहीं होता है और आज से 10 गुनी खराब परिस्थिति उस समय थी, क्योंकि राज्य जिसके पास था, जिसकी चलती थी, वो एकदम क्रूर व्यक्ति था, वो बहुत ही शोषक व्यक्ति था। तो इसलिए उन्होंने सामने चंद्रगुप्त को तैयार किया है। एक यहाँ पर ही ऐसी परिस्थिति थी ऐसा नहीं है, बाहर के आक्रमण भी ऐसे ही। सिकंदर भी उस समय आया था और सिकंदर होते यहाँ पर जब भारत के ऊपर उन्होंने भेजा सेल्यूलस को और उसके बाद यहाँ रख कर ही वो फिर चला गया। वो केवल ना केवल सिकंदर का जो आक्रमण रुक गया, तो उसके कारण केवल 2 ही व्यक्ति थे और खास करके तो एक ही चाणक्य। नहीं तो आज भारत भी परतंत्र होता और क्या-क्या हुआ होता, वो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और तब तक किसी भी विदेशी आक्रमण कार्य के कोई भी दाँव-पेच है, कोई भी युक्ति है, वो यहाँ सफल नहीं हो पाई जब तक चाणक्य थे। गए ही बहुत बड़ी खाई में बता गया क्योंकि चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त तैयार कर दिया, लेकिन दूसरा चाणक्य तैयार नहीं। वो परंपरा एक प्रकार की थी, वो किसी रूप में खंडित हो गई, केवल ग्रंथ परंपरा रही। आज ग्रंथ की परंपरा को भी वो ग्रंथ परंपरा इसीलिए होती है कि व्यक्ति की परंपरा पुनर्जीवित हो सके। क्योंकि उस समय यदि कोई चेतन व्यक्ति मिला नहीं, तो एक व्यक्ति काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो उस लेवल का होता है, वो चेतना वाला होता है, वो क्या करता है, वो ग्रंथ रख जाता है लिख कर। फिर उसके सामने दूसरा व्यक्ति बहुत आगे जाकर 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद वो फासले को करके फिर उसके ऊपर काम होता है और लोग नए लोग उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये ग्रंथ की संपत्ति हमारे पास आज भी है, वो सौभाग्य की बात है। लेकिन बाद में जो भारत का क्रम आया, वो अधोगति की तरफ आया। हम देखते हैं वहाँ के विज्ञानों को, अनेक प्रकार के विज्ञान की कैसी हालत थी, कैसी कैसी उच्चता को भारत ने प्राप्त किया था और फिर एक गुण जब दक्षता का बहुत लोगों में नहीं रहा, खास करके जिसके पास राज्य है, उसके ऊपर ये गुण नहीं रहा और वैयक्तिक ऐश आराम का जीवन जब उनको पसंद करने लगा, अध्ययनशीलता खत्म हो गई, जो बहुत बड़ा दुर्गुण माना है। आज भी कितने गुरु पढ़ते होंगे, कितने राजा जो आज है मंत्री हो, कितने लोग अभ्यासु होंगे, कितने अभ्यास करते होंगे, आप देख सकते हैं और कोई अय्याशी नहीं होगा, कितने अय्याशी नहीं होंगे, सारे होंगे शायद तो किसके हर एक के फार्म है, हर एक दारू पीता है। अब चाणक्य की दृष्टि से तो ये सारे निकल अब कोई भी को रखेगा नहीं, ये मंत्रिमंडल ही बनेगा नहीं पूरा 500 लोगों का, जो अभी लोकसभा में सीटें हैं। क्यों? क्योंकि उतने लोग योग्य बनाने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था चाहिए, वही नहीं है आज। उसी की कमी है। मानो चाणक्य आ गया तो नरसिंह मेहता का अच्छा एक भजन है गुजराती में। वो बताते हैं कि कृष्ण को कहते हैं कि जागने जादवा कृष्ण गोवालिया। वो कहते हैं कि आप जागो, आपके बिना धेनु में कौन जाएगा गाय को चराने के लिए? गुरुवर ये अच्छा बताते थे कि आज कृष्ण आ जाए यदि, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप धेनु को चराने को जाओ, आपके बिना धेनु, हम उसको भेजेंगे कि आप पीएमओ में जाओ, आप संसद में जाओ, वहाँ काम करो और जो लोग वहाँ पर है उनको गाय चराने के लिए भेज दो। वो ऐसे चलने वाले भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसको कुछ पता है। तो ये गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कृष्ण जैसा कोई राजनीतिक व्यक्तित्व या फिर चाणक्य जैसा जो अध्यात्म और राजनीति को साथ-साथ में जिया हो, वो बहुत अपवाद ये सृष्टि में होते हैं और वो एक प्रकार का अपवाद हुआ चाणक्य। तो स्वयं निरपेक्ष होकर, अनासक्त होकर उन्होंने तैयार किया ये चंद्र और फिर आगे की तो इतिहास सबको ज्ञात है कि नंद का साम्राज्य को छोड़कर चंद्रगुप्त को तैयार करके उसका राज्याभिषेक करके एक नए राज्य की स्थापना की। ऐसे हम देखते हैं कि वो किस प्रकार का राज्य था। तो लोकशाही के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजाशाही में होनी चाहिए, लोकशाही होनी चाहिए, आज के विवादित विषय है या गणराज्य होना चाहिए। लेकिन आप यदि मंत्र पुष्पांजलि पढ़ेंगे
आपके पास यहाँ पूजा होगी तो कोई पूजा कराने आएगा, वो बोलेगा स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम भोज्यम पारमेष्ठ्यम आसमन्तात एकोराट मरुतैति, ऐसा करके मंत्र पुष्पांजलि की जब शुरुआत होगी तब ये मंत्र बोला जाएगा। आपको लगेगा ये कोई भगवान की प्रशंसा हो रही है या फिर कोई पूजा विधि हो रही है, लेकिन वो अलग-अलग राज्यों के वर्णन है उसमें। भारत में राज्य व्यवस्था कैसी थी उसके वो वर्णन है। तो आज चाणक्य का जो ज्यादातर जिससे कंपेयर की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, वो बहुत दुःख की बात है, उसकी एरिस्टोटल के साथ की जाती है, जो बहुत बड़ा एक राजनीति शास्त्र का ज्ञाता रहा। मैकियावेली के साथ खास करके होती है। अब ये नाम नए हैं, आपके लिए शायद नए होंगे, लेकिन आज ये पढ़ाए जाते हैं। जब पॉलिटिकल साइंस एमए में पढ़ाया जाता है, तो अंतिम वर्ष में ये दोनों को या लास्की को पढ़ाया जाता है। कहीं-कहीं स्टूपिड जो जॉन स्टूपिड है उसको भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैकियावेली को आधुनिक जो राजनीति शास्त्र है उसमें पढ़ाया जाता है। हालाँकि उसके सिद्धांत बहुत दूर-दूर तक अलग है, चाणक्य के सिद्धांत बिल्कुल अलग है। खास करके चाणक्य ने केवल ये लोग का कल्याण नहीं माना है, दोनों लोगों का कल्याण माना है। दोनों लोक मतलब इहलोक और परलोक। केवल परलोकवादी वो आदर्श वादी नहीं है, वो वास्तववादी भी है इहलोक में। लेकिन वो दोनों लोग को मानते हैं। दोनों लोगों में सुख मिले ऐसा वो रास्ता बताते हैं। अब बहुत सारी बातें उन्होंने शिक्षा के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखी है। चाणक्य अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र उसको कहा जाता है, वो अभी ग्रंथ के रूप में मौजूद है। चाणक्य नीति सूत्र अलग है। तो एक तो सूत्र के रूप में लिखा है, उनमें 572 सूत्र, 592 सूत्र उसके सूत्र है। 8 प्रक्षेप्त सूत्र या परिशिष्ट सूत्र है, माने मिलकर 580 जैसे जितने सूत्र उसके सूत्र चाणक्य सूत्र के ऊपर होते हैं। जो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग यहाँ राजीव भाई को सुनने वाले, तो उन्होंने जो सुना है कि धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम, ये सब जो सूत्र है चाणक्य के, वो अर्थशास्त्र का दूसरा पुस्तक है चाणक्य का, और वो है सूत्र, नीति सूत्र। ये अलग है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में अलग-अलग अधिकरण आए हैं, जो 15 अधिकरण है। ये 15 अधिकरणों में, अब अधिकरण क्या है तो एक चैप्टर कह सकते हैं, एक चैप्टर एंड सब चैप्टर्स। तो एक अधिकरण है, वो एक विषय को लेकर चलेगा। जैसे 15 चैप्टर दिए हैं उन्होंने, 15 चैप्टर में 150 अध्याय है, और 150 अध्यायों में 180 प्रकरण है। अलग अलग प्रकरण आया है, वो प्रकरण को किस तरह से देखेंगे। जैसे आयुर्वेद की एक परंपरा है पढ़ाने की, उसी तरह से राजनीति शास्त्र की भी एक परंपरा है पढ़ने की। अब ये 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है उसमें। 6000 श्लोक में अलग अलग विभागों में वर्णन किया गया है, उसमें किसका क्या कर्तव्य है, और आसानी से संस्कृत भाषा ही ऐसी है कि उसमें सूत्र रूप में संक्षिप्त में बहुत कुछ बताया जा सकता है। किसके क्या कर्तव्य है, किस गांव में रहना चाहिए, किस गांव में नहीं रहना चाहिए, ये सारी बातें वहां बताई है। सूक्ष्म उन्होंने जो पूरे जीवन भर जो घूमे, उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास वो रहे, बहुत सारे लोगों के अनुभव रहे उसके, वो अनुभव उन्होंने ग्रथित किए। बहुत सारे लोगों का अनुभव उन्होंने ग्रथित करके रखा है। कोई व्यक्ति दोष दृष्टि वाला होता है, कोई गुण दृष्टि वाला होता है, कोई व्यक्ति राजस होता है, तामस होता है, सात्विक होता है, कोई व्यक्ति कैसा होता है, उसका वर्णन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है, ताकि वो बता रहे हैं कि सभी अच्छे नहीं है समाज में। वो एक सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जो ये एक सत्य है, उसी तरह से दूसरा भी एक सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ बुरा नहीं, समाज में कहीं ना कहीं अच्छी चीज मौजूद है। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, या फिर हमारे पहुंच से वो बाहर होती है, वो बात दूसरी है, लेकिन समाज में ऐसी चीजें भी मौजूद होती है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो वो उनका अनुभव करते 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 गए, और उन्होंने कुछ उसके सार तत्व के रूप में वो निकाला, वो कुछ श्लोक निकाले उन्होंने। वो लोग अलग अलग अधिकरणों में उनके रेफरेंसेस दिए। हमेशा आप याद रखें, आपको जीवन अच्छा रूप में जीना है हम लोगों को, या बच्चों को भी ये परंपरा देनी है, तो 5 विषय उसको सिखाने आवश्यक रहेंगे। एक आयुर्वेद है,
एक ज्योतिष है। ज्योतिष से यहाँ आप खगोल विज्ञान ले लीजिए, भूगोल विज्ञान भी ज्योतिष के अंतर्गत आ गया, इतना व्यापक है। तो आयुर्वेद है, खगोल, ज्योतिष, ये दूसरा में आ गया। तीसरा समाज व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये तीन एक ही कैटेगरी में आएगा, तो अर्थशास्त्र उसका नाम दिया है। ये तीसरा विषय है। चौथा विषय मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जिसको आज बताते हैं। और ये जो चारों चार विषय है, उसका अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, ये सीखना ही चाहिए। और जो हम बताते हैं पांचवा विषय है, वो पूरा जो एक प्रकार का तत्व ज्ञान है, वेदांत है, वो पांचवा विषय है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। आत्मनि इति अध्यात्मम, आत्मनि अधि। तो ये पांचों विषय जब कोई व्यक्ति सीख जाता है, तो कोई विषय को उस दृष्टि से वो ग्रहण कर पाता है कि किस दृष्टि से वो बात की गई है। कोई कोई बातें अध्यात्म के दृष्टि से देखनी होती है, कोई कोई बातें समाज की दृष्टि से देखनी होती है, तभी चारों पुरुषार्थ हम सिद्ध कर पाते हैं, या तीनों पुरुषार्थ। तो ज्यादातर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। चाणक्य ने दो पुरुषार्थ पर अद्भुत कार्य किया है। वो दो पुरुषार्थ है अर्थ और काम। काम मतलब यहाँ पर व्यवहार। तो व्यवहार कैसा करे दूसरों के साथ, वो आदर्श टेक्निक वो समझाते हैं, चाणक्य जी समझाते हैं कि दूसरों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये एक समझाते हैं। वाणी कैसी होनी चाहिए वो समझाते हैं। अब मॉडर्न अर्थशास्त्र जो है, जो या नीति शास्त्र आप मानिए, वो सिज्विक का नीति शास्त्र आज पढ़ाया जाते हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत व्यापक स्तर का है। वो केवल एक अर्थशास्त्र मतलब एक पैसे का शास्त्र नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द यहाँ पर अर्थ का वाचक नहीं है, पैसे का नहीं है। अर्थ मतलब जिससे हमारा पोषण, तुष्टि, आनंद होगा, उसको अर्थ किया गया है। जैसे वो जीडीपी में आएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो ध्यान कर रहा है 2 घंटे का, तो उसके जीडीपी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वो जाकर कोई पहाड़ को, एक वृक्ष को ही काट कराएगा, या तो फिर उसको तोड़कर उसके लकड़े बनाएगा, तो वो जीडीपी बढ़ेगा भारत का। आज के समय पर वो दृष्टि से देखेंगे तो वो अर्थशास्त्र में वृद्धि कर रहा है, ऐसा लोग कहेंगे कि वो कुछ काम कर रहा है। जैसे वृक्ष को काट रहा है तो वो कुछ उत्पादन कर रहा है, क्योंकि वो अपना कार्य करके लकड़े ज्यादा, अभी वो जो यहाँ पर था तब तक वो संपत्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ से वो गोदाम में चला गया, तब वो संपत्ति हो गई। वो कंसीडर किया गया कि अच्छा, एक जंगल में गया था और वहां से उसने ये लकड़े काट कर गए, तो उतना कार्य कर दिया उसने। लेकिन कोई योगी ध्यान में बैठा है, 2 घंटे ध्यान कर रहा है, 3 घंटे ध्यान कर रहा है, वो जीडीपी में कंसीडर नहीं होगा। कोई व्यक्ति 3 घंटे पढ़ रहा है नीति शास्त्र के सूत्र, अर्थशास्त्र के सूत्र, आयुर्वेद, तो वो कंसीडर नहीं होगा। कोई आनंद से पढ़ा रहा है 5-7 गुरुकुल के शिष्यों को, वो कंसीडर नहीं होगा। लेकिन वो लेक्चरर जब जाएगा एक लेक्चर 2,000 रुपए का लेने के लिए, तो वो कंसीडर होगा। तो आज की अर्थ की परिभाषा बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए हमारी दृष्टि कैसी बन गई है, बहुत लिमिटेड देखने वाली। ये शिक्षा ने हमारे पर क्या क्या परिणाम किया, आप देखिए। आप भी हमेशा क्या सोचेंगे अपने पैसे, बालक के बारे में, पैसा क्या कमाएगा, वो आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा, लीडर होगा, ऐसी किसी को दृष्टि लक्ष्य ही नहीं। बस सारे लोग भूखे अभी जन्म गए हैं कि वो पूरा बस सब सोचते ही रहते कि उसका क्या होगा। मतलब जो व्यक्ति चिंतित होगा ना, वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। क्या करते हैं हम लोग, हम कैसी सोच कर रखते हैं। चाणक्य जी ने बताया है कि यदि दूसरों से यदि आपको अलग बनना है, तो सबसे पहला स्टेप है अलग सोचना शुरू करो, तभी आप अलग बन पाओगे। जो दूसरे कर रहे हैं ऐसा मत करो। हम देखते हैं, एक हम रोड पर जाते हैं, रोड पर बहुत ट्रैफिक होती है। ट्रैफिक में हम क्या करते हैं, हम पास से निकल जाते हैं, कहीं गली में ही घुस जाते हैं। हम देखते हैं कहाँ ट्रैफिक नहीं है, कहाँ वाहन जैसे व्हीकल से वो लाइन कहाँ नहीं है। जहां लाइन नहीं होगी वहां पर हम टर्न लेकर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो हमको पता है, वहां हम लॉजिक का उपयोग करते हैं कि जहां भीड़ है वहां नहीं जाना है। लेकिन ये कार्य हम, जब हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने कार्यों के बारे में सोचते हैं, तब ये नहीं सोचते। तब हम क्या करते हैं, भीड़ जहां जाती है वहां चले जाते हैं। आज हम देखते हैं कि माता पिता भी क्या पढ़ा रहे हैं, जो भीड़ पढ़ा रही है। कल दूसरी भीड़ दूसरी जगह चली जाएगी, वो भी दूसरी जगह चले जाएंगे। पढ़ाई जैसे, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय भी भीड़ को देखकर लिया जाता है। अब इससे ज्यादा मूर्छा का कोई लक्षण नहीं हो सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है। चाणक्य बता रहे हैं कि अपने आप की दृष्टि विकसित करो, भीड़ को देखकर मत जाओ। भीड़ दुखी होने वाली है, और दुखी
वो होती आ रही है, आज नहीं है, सालों से भीड़ का यही स्वभाव रहा है। और जो उसका हिस्सा नहीं बनता है, वो सुखी हो जाता है। वो हट जाता है जो भीड़ से, तो उसकी दृष्टि खुल जाती है, या दृष्टि खुल से ही वो हटना शुरू हो जाता है। तो सबसे प्रथम दूसरे लोग जो सोचते हैं, क्योंकि उसकी सोच की लिमिटेशन है, वो ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। वो सात्विकता से नहीं सोच सकते हैं, वो उसकी लिमिटेशन है, वो उसका स्वभाव है, उसको ग्रहण करो। तो सबसे पहले अलग सोचना शुरू करो, यदि अलग कुछ करना है तो। सुखी होने का पहला सिद्धांत उन्होंने दिया है कि दूसरों से अलग सोचना जब तक शुरू नहीं होगा, दूसरों को देखकर कार्य करना ही चालू रहेगा, तो व्यक्ति कभी अपना विकास नहीं कर पाएगा। वो भीड़ ही रहेगा। जब चाणक्य लीडर बनाना चाहते सबको, तो चंद्रगुप्त के पास क्या था? कुछ नहीं था। तो ये उनको कहाँ से कहाँ बना दिया, ये एक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनके व्यक्ति को देखने की है। चंद्रगुप्त को लेकर गए, तब उसकी जाति से लेकर सबके बारे में लोगों ने प्रश्न किया कि भाई इसको तो राजा नहीं बना सकते, क्योंकि वो सो कॉल्ड क्षत्रिय या फिर ऐसे राजघराने से नहीं है, ये सब है। चाणक्य का जवाब सुनना मतलब उसको एक नोट करने जैसा है। बोलते हैं कि व्यक्ति के भूतकाल में मुझे रस नहीं है। जिसको भविष्य बनाना है ना, उसको भूतकाल में रस नहीं रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, व्यक्तिगत पर कही और उनके गुण देखे। हमारी भी दृष्टि गुणग्राही होनी चाहिए। चाणक्य ये बताते हैं कि हर एक में कुछ गुण है, वो गुण ग्रहण करना देखो। दोष छोड़ दो, गुण ग्रहण करना सीख लो, तो अवश्य ही आपकी तरक्की, आपका विकास होगा। अन्यथा जो ऐसी फालतू बातों में जो उलझ रहे थे, संस्कृति गुरुकुलम आज शायद मैं कह सकूं एक ऐसा यूनिक, एक ऐसा एक ऐसा कह सकते हैं कि एक अलग सबसे, वो अलग-अलग के अलग-अलग उत्कृष्ट गुण होते हैं, उसमें से एक सबसे अलग गुण ये है कि आज भी संस्कृति गुरुकुल में कोई बच्चा प्रवेश लेता है, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, फॉर्म में भी नहीं लिखवाई जाती है। वो शायद ही कहीं होगा, कारण अलग-अलग होंगे, हमारा अपना कुछ विचार है, अपनी कुछ मान्यताएँ हैं, अपना कुछ दृष्टि है, दृष्टिकोण है, कोई कुछ कर सकता होगा, अपनी रीत से ठीक होगा, उसके भी कुछ लॉजिक होंगे, लेकिन ये चाणक्य की दृष्टि है। और ये बहुत सारे पतन के कारण भी ये आपस की फूट बनी। आप देखेंगे कि लकड़े को चाणक्य ने अच्छा उदाहरण दिया है कि लाख जब वृक्ष को काटना होता है ना, तब लोहा अकेला काफ़ी नहीं होता है। लोहा काट सकता है, लेकिन जो हाथा बनने वाला है ना, वो तो लकड़े का ही हाथा बन सकता है। तो उसी वृक्ष का लकड़ा जब हाथा बन जाएगा किसी और का, तब वो लोहा उसको काट सकेगा। चाणक्य जाने के बाद यही हुआ। अनेक व्यक्ति यहाँ आए, विदेशी लोग आए, बहुत लोगों ने आक्रमण किया, क्या कहा? यहाँ का ही व्यक्ति आथा बन गया उसका। और वो क्यों बना? क्योंकि उसको कहीं न कहीं शिक्षा नहीं दी गई, या तो कहीं न कहीं वो सा प्रकृतिवाद, ज़्यादातर सामाजिक शिक्षा का अभाव ही सब जगह होगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो ये एक बात ध्यान में अच्छी तरह से रखें कि चाणक्य की शिक्षाएँ बहुत उपयोगी है, अपने व्यक्तिगत जीवन पर वो बदलने वाली है। और बहुत कुछ हम उससे सीख सकते हैं। तो सबसे पहली ये बात बताई कि उन्होंने एक अर्थशास्त्र लिखा, फिर अर्थ के सूत्र लिखे। ये उनकी एक एक कह सकते हैं कि मौलिकता रही। अब राजा, ये जो मैंने बताया मंत्र पुष्पांजलि, उसमें अलग-अलग राज्यों के विचार किए गए हैं। उसमें महाभारत में आप देखेंगे तो वेदव्यास ने ऐसा बताया है कि कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। ये अनादि से एक चर्चा रही है कि राजा है ऐसा काल बन जाता है कि काल ही राजा को उत्पन्न करता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो ये बात को सिद्ध करते हैं कि बहुत सारे तर्क ऐसे हैं कि नहीं, काल है ऐसा ही राजा बन जाता है। लेकिन वेदव्यास यहाँ कहते हैं कि इति ते संशयो मा भूत् राजा कालस्य कारणम। ये सिद्धांत महाभारत में वेदव्यास ने दिया है कि राजा ही काल का कारण होता है। तो राजा है ऐसी प्रजा बनती जाती है। और ये अकाट्य रूप में रहा है। आपने देखा होगा कि अलग-अलग क्रांति हुई, मार्क्स के कारण कम्युनिज्म आया, वो भी एक नेता के कारण आया। उसका भी दास कैपिटल पढ़ने सा है, उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं और बहुत कुछ गुरुवर्य ने उसके बारे में भी बताया है, क्यों जन्मा, कैसे जन्मा। लेकिन एक ऋषि स्तर का व्यक्ति जब सोचता है अर्थ को, तब वो पूरा न्याय दे पाता है अर्थ को। तो चाणक्य जी ने जो उस समय जो अर्थशास्त्र थे, आज चाणक्य का अर्थशास्त्र ऐसा कहे तो वो वहाँ के चाणक्य अर्थशास्त्र के वो रचनाकार नहीं है, संपादक है।
उन्होंने बताया है कि मेरे पूर्व में अनेक अर्थशास्त्र हो गए हैं और उनके सिद्धांतों को लेकर मैं अभी के काल के अनुरूप इसकी रचना कर रहा हूँ। तो ये इतनी जो इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी कहते हैं, उत्तम व्यक्ति हमेशा जिसका लेगा ना उसका नामोच्चार करेगा। ये उत्तम व्यक्ति का एक लक्षण है। जहाँ से लिया वो बोलेगा कि मैंने यहाँ से लिया है, ये ज्ञान प्राप्त किया है। भगवत गीता तो इतना यूनिक ग्रंथ है। बहुत सारी बातें कृष्ण की है उसमें। तो भी जब उनको पूछा गया कि आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, कितना आपने रिसर्च किया? तो उन्होंने बताया नहीं, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। वो आपको पता नहीं है, बाकी के तो ये ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, ब्रह्म सूत्रों में बहुत बार ये सत्य कहा गया है, वेदों में ये कहा गया है, मैं केवल उनका ही बता रहा हूँ। आज की पीएचडी बिल्कुल विपरीत है। वो 10 लोगों ने जो-जो किया है उसका कंपाइलेशन करके एक जगह पर करके व्यक्ति डॉक्टरेट ले लेता है, वो बात बिल्कुल अलग है। चाणक्य ने सबसे पहले बताए, बृहस्पति और शुक्राचार्य जैसे बहुत बड़े अर्थशास्त्रज्ञ हुए हैं, उसका ही मैं सिद्धांत लेकर इसकी रचना कर रहा हूँ। तो अर्थ को एक व्यापक रूप में यहाँ देखा है। और जीवन में मैंने जो 5 किए, हमेशा ये एक संस्कृत में भी सुभाषित आता है कि ये अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रेण प्राप्तेषु कालेषु न ते हि किंचित् चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। कि बाकी के शास्त्र तो विनोद की तरह लो, इतने को छोड़कर। किसको छोड़कर? कि चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। एक तो चिकित्सा, आपके पास मानो लाखों रुपया है, आप सॉफ्टवेयर में बहुत मास्टर हो, पेट का दुख गया मानो, तो आप किसके भी पैर पकड़ोगे? आप चूर्ण दे दो, बाकी दे दो, कुछ करो, डॉक्टर के पास लाचार करके गिड़गिड़ाओगे। क्योंकि शरीर सबका इतना ही महत्वपूर्ण होता है और शरीर पे दुखने से सबको दुखता है। तो एक तो ये बात है, चिकित्सा बहुत महत्व का अंग है। दूसरा क्या है? ज्योतिष। वो एक बहुत बड़ा विषय है, देखने की एक दृष्टि मिलती है। अपने काल को जानने की, अपने विचारों को अपना व्यक्तित्व जानने की, दूसरे का व्यक्तित्व जानने की एक कला है, वो ज्योतिष की विद्या है, एक ज्योतिष है। और तीसरा मंत्रवाद है, वो बहुत उपयोगी है। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। उसी तरह से चाणक्य जी कह रहे हैं कि क्या विद्याएँ हैं, क्या ग्रहण करना चाहिए? तो बताते हैं, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति च शाश्वती। 4 विद्याओं को ग्रहण करना चाहिए। आन्वीक्षिकी अर्थात न्याय दर्शन, बहुत अच्छा विषय है वो। आन्वीक्षिकी में बताया है, प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम, कि वो सर्व उपायों को जानना है, जिसको बुद्धि को सूक्ष्म करनी है, उसको न्याय दर्शन का अभ्यास करना ही चाहिए। तो प्रदीप सर्व विद्यानाम, जैसे प्रदीप होता है, दिया होता है, वो सब दिशाओं को प्रकाशित कर देता है। ऐसे न्याय दर्शन आपके पास है, सारी विद्याएं प्रकाशित हो जाएगी। आयुर्वेद प्रकाशित होने लगेगा, तो आयुर्वेद में यदि कहेगा तो कोई वैद्य के पास वो प्रकाशित नहीं हो सकेगा। इतना न्याय दर्शन का दीपक होगा तो आयुर्वेद ऐसा प्रकाशित होगा, ज्योतिष ऐसा प्रकाशित होगा, और सारे विषय ऐसे प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए वो पहले ही कहते हैं कि बालकों को ये शिक्षाएं दो। प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम, ये करके वो न्याय दर्शन का कहते हैं। त्रयी मतलब 3 वेद की बात कही है। वार्ता अर्थात उसमें अर्थशास्त्र है, उसमें पुराण है, उसमें इतिहास है, वो वार्ता से लिए है। और दंड नीति अर्थात राजनीति शास्त्र लिया है। अभी चाणक्य के अर्थशास्त्र का जो है, और वास्तव में अर्थशास्त्र के साथ राजनीति शास्त्र ज्यादा है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम कहते हैं। और अर्थ की परिभाषा बहुत बड़ी दी गई है उसमें। उनमें सारे अर्थ गिनाए हैं कि क्या क्या है। तो इतने व्यक्ति के पास होगा तो आनंदित है, सानंदम, ऐसा करके सारे विषय गिनाए गए हैं कि व्यक्ति का आनंदित होना, वो भी एक प्रकार का धन है। अच्छी संतति होना, अच्छे पुत्र होना, वो भी एक प्रकार का धन है, उसको भी कंसीडर किया है। अच्छी पत्नी मिलना, वो भी एक प्रकार का धन है। अच्छी विद्या पाना, वो भी एक प्रकार का धन है। अच्छे मित्र होना, वो भी बहुत बड़ा धन है। इसलिए मित्रों के बारे में भी बहुत सारी बातें, कैसे मित्र रखना चाहिए। इंग्लिश में हम कहते हैं कि मैन नोन, मतलब मैन नोज बाय कंपनी ही कीप्स। तो वो मैन जाना जाता है कि वो कैसी कंपनी रखता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि मित्रों की पसंदगी, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार, और मित्र कैसे होने चाहिए। ये फेसबुक फ्रेंड की बात नहीं है, जो अनलाइक कर देते हैं, अनफॉलो या फिर अनफ्रेंड हो जाते हैं, वो मित्र की परिभाषा में नहीं आते।
मित्र अलग ही है। उसमें ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार है वो मित्र के लक्षण। ऐसे पुत्र के लक्षण क्या है, आपका जो उपकारी है उसके लक्षण क्या, गुरु के क्या, ये सब चाणक्य ने बहुत सारी बातें इसमें बताई है। तो अर्थ की एक व्यापक परिभाषा दी है। व्यक्ति केवल रोटी के ऊपर नहीं जीता है, बहुत सारे आयाम होते उसके जीने के, और वो सारे आयाम चाणक्य ने वहां बताए हैं। बहुत अच्छी बात बताई है, अनेक विषयों को प्रकाशित किया है जीवन के लिए जो बहुत उपयोगी विषय है, वो विषयों को नहीं जाना तो हमने बहुत कुछ नहीं जाना है, ऐसा है। तो वो अलग-अलग 15 विभक्त जो अधिकरण है उसमें है, खास करके सूत्र की बात कहें तो प्रथम सूत्र में बताते हैं कि सुख कहाँ से आता है, तो सुखस्य मूलम धर्मः। तो इसमें ज्ञात है कि सुख का मूल धर्म है। एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनी रहे तो पूरी प्रजा सुखी रहेगी। वो व्यवस्था एक बार राम जी में बन गई थी। आर्यों का पारिवारिक जीवन हम जब लेंगे, इसके बाद रघुवंश महाकाव्य में उसका वर्णन है कि उसके क्या-क्या गुण थे और किस तरह से कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था पूरे भारत ने दी। अब राज्य व्यवस्था भी सबसे पहले भारत ने दी। राजा को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी है। उसको भगवान के स्तर पर इसलिए लिखा, नराणांच नराधिपम, जो गीता में कृष्ण ने कहा, वो ऐसे ही नहीं कह दिया है कि राजा मेरा अंश है, नराणांच नराधिपम आयुधानाम हम वज्रम, ये सब बताया। वो क्यों बताया है, क्योंकि राजा की एक जिम्मेदारी और उसके ऊपर प्रजा का जीवन आधारित है। इसलिए कम से कम उसको शोषण नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कैसा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद वो राज्य को कैसे चलाना है उसकी एक आदर्श फॉर्मूला निश्चित की गई है। किसके पास से टैक्स लेना है, किसके पास से नहीं लेना है, कितना लेना है, अन्याय बिल्कुल नहीं करना है, स्थिति देखकर उससे लेना है। उसमें उदाहरण बताया है कि जैसे भौरा फूल से रस लेता है, उसी तरह से राज्य को कर लेना है। उतना ही, उतनी मात्रा में। आज आप वो नहीं, आज तो हर एक व्यक्ति लूटने का विचार कर रहा है, हर एक नेता। नेता को अपनी जो सुविधा है वो कम से कम लेनी है। कपड़े कम से कम सादे पहनने, ये देखो। अपना खर्च जिसका कम से कम हो वो आदर्श नेता होगा। गांधी जी आज उदाहरण थे हमारे पास। तो ये आदर्श व्यक्ति के पास निजी संपत्ति जिसकी कम से कम हो, वो सबसे नेता है। अब देखिए, आज राजाशाही नहीं है। हम देखते हैं कि राजाशाही क्रोमवेल ने दी। आज का मत आप देखें तो क्रोमवेल जो सॉरी, लोकशाही, लोकशाही की बात आएगी तो उसका श्रेय क्रोमवेल को जाता है, ऐसे लोग बताते हैं। लेकिन जब वेद देखते हैं, उसके भाष्य पढ़ते हैं, तब अत्रि गणेन मुंचिता, अत्रि सबसे पहले लोकशाही, ये इस तरह से लोकशाही नहीं थी, ये तो ठोकशाही है ना। ये तो जो 25-50 जो तामस व्यक्ति है वो चला रहे हैं राज्य, या तो फिर उनके इशारे से ये सब चलता है। वो तो बहुत बार लोगों ने बताया है, इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अलग-अलग राज्यों का जो वर्णन महाभारत से लेकर और ग्रंथों में है, जैसे साम्राज्यम, वैराज्यम, भोज्यम, पारमेष्ठ्यम, वो क्या है? वो किस तरह की व्यवस्था थी? जो कृष्ण है वो राजा नहीं थे, इसके लिए राजा राम कहते थे, कृष्ण राजा नहीं थे, वो गणराज्य था। तो गणराज्य में प्रमुख होता है, जैसे अमेरिका का आज हम कहते हैं राष्ट्र प्रमुख, उस तरह का प्रमुख होता है उसमें। तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, और वो कृष्ण की भी राजनीति, राजनीति शास्त्र का दर्शन एक बार पढ़ने जैसा है महाभारत में। खास करके शांति पर्व पढ़ेंगे आप तो बहुत सारी बातें राजनीति की बताई है। भीष्म जब बाणशैया पर है, तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को भेजा है। कृष्ण जैसी व्यक्ति भी चाहती है कि कोई भी जो विद्या वाला व्यक्ति है, उसकी विद्या ऐसे ही नहीं चली जानी चाहिए, वो रह जानी चाहिए। इसके लिए युधिष्ठिर को भेजते वहां पर, वो बहुत बड़ा रम्य प्रसंग ग्रथित है। तो शांति पर्व में बहुत सारी राजनीति शास्त्र की बात आती है। महाभारत बहुत पढ़ने जैसा ग्रंथ है, लेकिन उसकी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र के ऊपर ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अर्थ की एक व्यापक परिभाषा दी है, मनुष्य जीवन के हर एक पहलू को छुआ है। अनेक-अनेक सूत्रों में उन्होंने ये बात बताई है। तो सुखस्य मूलम धर्मः, मतलब कोई भी व्यवस्था ये सुख का कारण होती है। प्रजा को सुखी करने हैं तो आज भी चाणक्य के नियम लागू करने होते हैं। तो उन्होंने बताया कि कम से कम जो टैक्स लेता है, कर की व्यवस्था ऐसी हो जो कम से कम लिया जाए, और उससे राज्य चलाने का एक एक स्किल होती है। वो हर एक के पास नहीं होती। गुरुजी हमको जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो मितव्ययिता की आदत पड़े, इसलिए केवल उस समय ₹100, अब ₹100 में पूरा 3 महीना निकालना है।
उस उतना देते थे। अब उसमें कैसे मितव्ययी था, जहाँ नहीं है वहां पर काम करो, वहां पर गृहिणी का एक गुण है, उसी तरह से राजा का एक गुण है। और स्वयं जो ये अय्याशी होगा, स्वयं जो कर्ज करने वाला होगा, पीने वाला होगा, घूमने वाला होगा, वो तो है ही नहीं राजा। लेकिन आज जो लोकशाही है उसमें जो एक पूरा एक इलेक्शन का जो पूरा ढांचा है, जो कि बिल्कुल अवैज्ञानिक है, उसमें तो कोई अच्छा आदमी आ ही नहीं सकता है। जो अय्याशी होगा, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगा, अब वो निकालेगा तो सही, तो वही आएगा। आकर वो क्या कल्याण करेगा, जिसको कल्याण का कोई अर्थ ही पता नहीं है, जो मान ही नहीं रहा है कोई परलोक इहलोक व्यवस्थाएं, वो क्या कल्याण की उसमें क्या भावना होगी। ज्यादा से ज्यादा वो तिकड़मबाजी करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा नाटक करेगा, कल्याण की बात करेगा, स्क्रिप्ट लेकर बैठेगा। अब उसको उतना याद नहीं रहता है, उसको अब पढ़ाने का, वो अंदर से बोल रहे हैं कैसे, जो स्क्रिप्ट लेकर बैठा है। एक बात तो सिद्ध होती है कि वो अंदर से नहीं बोलता है, वो किसी का लिखा हुआ बोलता है। तो आज ये स्थिति है। गणराज्य की कल्पना अलग थी, कृष्ण ने उसके ऊपर बहुत विचार दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से बताया है। चाणक्य ने इसके ऊपर सुखस्य मूलम धर्मः के ऊपर बहुत अच्छा बताया कि कोई भी धर्म से चलेगा। धर्म का मूल अर्थ बताया है। वेद व्यास अलग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऊर्ध्व बाहु विरोम्यस्य नहीं कश्चित शृणोति में धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। वो बता रहे कि धर्म से ही अर्थ और काम है। चाणक्य जी बता रहे हैं कि धर्म यदि करना है आपको अच्छी तरह से, तो अर्थ और काम बेस में चाहिए, खास करके अर्थ चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि कोई भी धर्म, कोई भी अच्छा कार्य में अर्थ मूल रूप से रहेगा। इसलिए जो राष्ट्र अर्थ से संपन्न होगा, वो आध्यात्मिक ज्यादा होने की चांसेस मिल जाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति की अन्न की भूख, शरीर की भूख मिटने लगती है, तब उसकी मन की भूख जगने लगती है। तब तक नहीं जगती है। कोई भिखारी देश कभी कला का उपासक नहीं हो सकता है, वो घटित नहीं होगा उसमें। इसलिए भारत ने एक दिन, एक समय पर ऊंचे ऊंचे संगीत की जो ऊंचाइयां छुई, संगीत में, शिल्प शास्त्र में वो ऊंचाइयां छुई। एक तरफ वो कलाओं में, अलग अलग शारीरिक कलाओं में उनकी ऊंचाइयां गई। अनेक मल्ल युद्धों में उसकी ऊंचाई प्राप्त हुई। क्यों हुई? क्योंकि शरीर की भूख मिट गई, तब मन की भूख जग गई। तो कालिदास जैसे कवि, बाण जैसे नाटककार, भरत जैसे नाट्य शास्त्र के निर्माता, चाणक्य जी जैसे अर्थशास्त्र, राजवैद जीवक जैसे अवैद्य, ये सब की निर्मित हुई। वो भूखा देश नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि रोटी का ही प्रश्न रहा, तब ऐसा माइंड नहीं निकल सकता है। चिंतक का माइंड हमेशा, जब तक फ्री नहीं है, तब तक कोई व्यक्ति चिंतक नहीं बन सकता है। चिंता से जो घिरा है, उसके पास कोई प्रकार का चिंतन प्रकट नहीं हो सकता है। ये शाश्वत सिद्धांत रहा है। भारत ने ये पहली व्यवस्था इतनी अच्छी तरह से बिठा दी कि एक 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 चिंतक का जन्म हो गया। क्योंकि शरीर की भूख मिटते ही मन की जगती है। अब मन की भूख साहित्य, संगीत, कला से मिटी, तब उसमें होगा कि ये भी क्षणिक एक प्रकार का आनंद है, लेकिन परम पद जो है, परम आनंद है, उसको प्राप्त करना है, तो ये भी क्षणिक है, उसकी तरफ जाना है। तो आत्मा की भूख जग गई। इसलिए उत्तम उत्तम विद्या जिसने प्राप्त की, उत्तम चिकित्सक बने, उत्तम कलावीर बने, वो एक दिन बुद्ध के मार्ग पर चल निकले। ये उसको लगा कि ये भी क्षणिक है, लेकिन वो पाने के बाद लगा। और वो व्यर्थता सिद्ध करने के लिए पाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए शरीर की भूख मिटते बाद ही मन की जगती है, मन की मिटने के बाद ही आत्मा की जगती है। कोई सीधा जंप आत्मा के नहीं लगा सकता है। जिसको शरीर ही पता नहीं है, वो संन्यास ले सकता है तुरंत, लेकिन उसके विचार शरीर के स्तर पर ही रहेंगे, वो जंप नहीं लगाएगा। कोई ये जाएगा इस अवस्था से, तो वो क्रमशः प्रगति कर पाएगा। इसलिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। आप रघुवंश महाकाव्य में पढ़ेंगे कि क्या व्यवस्था थी, तो वो बताएंगे कि शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। इसलिए वो क्या करते थे, शैशवे व्यस्त विद्यानाम, शैशव में, बाल बचपन में बहुत प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करते थे। युवावस्था में अच्छी तरह से बनाते थे, गृहस्थ थे। वार्धक्य आते ही, वानप्रस्थ आश्रम आते ही मुनि वृत्ति का पालन करते थे। और इसलिए योगे नान्ते तनु त्यजाम, ब्रह्मरंध्र से योग में जाकर अपने देह को छोड़ते थे। आज क्या है, शैशवे भ्रष्ट विद्या नाम यौवने वृत्ति,
इसकी विपरीत हो जाती है, विकृत हो जाती है। यौवने वैकृतीनां वार्धक्ये बहुचिंतानां रोगेणान्ते तनुत्यजाम्। ये बहु चिंता से वार्धक्य निकल जाता है, यो अनपुरा अय्याशी में निकल जाता है, इसलिए रोगेनान्ते तनुत्यजाम, कोई रोग के कारण ही देह उसका छूट जाता है। योग की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला प्रथम विद्या का स्तर है। चाणक्य ने वो बताया है, इसलिए एक सूत्र की ही हम आज बात पूरी नहीं कर पाए। चाणक्य के विषय में ये बहुत अच्छे सूत्र का स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। और ये लोकशाही की जब बात आती है, तब क्रोमवेल ने वो नहीं दी है, वो अत्रि ने दी है। अत्रि गणेन मुंचिता, ये भाष्यों में बहुत सारे आप ऋग्वेद के भाष्य देखेंगे तो अत्रि गणेन मुंचिता, अत्रि का एक गण था, उन्हें चुड़ाया और वो लोकशाही के प्रथम संस्कर्ता माने गए। ऐसे बहुत सारे राज्य के प्रयोग हुए हैं, उसमें कोई कारण लोक के कारण कुछ उसमें उपादेय होता है, कुछ रखने जैसा होता है, कोई कोई काल में वो नहीं चलता है। आज के काल में जो लोकशाही है, आज के प्रणेता जो लोकशाही के क्रोमवेल यद्यपि माने जाते हैं, तथापि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। चाणक्य को आज पढ़ाने का शुरू करके, चिंतन शुरू करके ऐसे लोगों को हम निकाल सकते हैं जो इसी व्यवस्था में आगे जाए, क्योंकि वो बदलना संभव नहीं है अभी, तुरंत तो नहीं बदलेगी। व्यवस्था परिवर्तन ऐसे नहीं होता है बोलने से, लेकिन इसी के अंदर रहकर कुछ हो सकता है। चाणक्य ने उसके भी उपाय बताए हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सब बातों में हम कह रहे हैं अध्ययन जरूरी होता है, और इसमें भी है। तो वेदव्यास का एक राजा कालस्य कारणम नाम का सिद्धांत है। चाणक्य भी यही मानते हैं कि राजा ही काल का कारण होता है, इसलिए उसको जरूरी है। अब उसके नियम अलग अलग अधिकरणों में बताए, राजा के गुण क्या होना चाहिए, मंत्री के गुण क्या है, अनुचर के गुण क्या होने चाहिए, प्रजा के गुण क्या है। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई कि प्रजा को किस किस बात में जागरूक रहना चाहिए। तो चाणक्य की ये व्यवस्था खास करके टैक्सेशन की है, ये सारी प्रजा के अशोषण करने की, शोषण नहीं होना चाहिए प्रजा को किसी भी तरह से। तो वो एक चाणक्य की दीर्घ दृष्टि का एक उदाहरण है। पूरी प्रजा के कल्याण में जो तत्पर है, वो राजा उत्तम है। ये जो राजाओं के बारे में कहा गया है, वो आज मननीय ही नहीं, अपने आचरणीय भी है। इसलिए ये सारे विचार करेंगे, इसको चाणक्य को और आगे जब समय मिलेगा तो ये हम देखेंगे। चाणक्य ने और 20 गुण बताए कि अलग-अलग पशुओं से भी सीखने को गुणग्राही दृष्टि से उन्होंने बताया है कि मनुष्य जीवन में 20 गुण होने चाहिए। वो 20 गुण की बात हम अलग करेंगे, क्योंकि पूरे अर्थशास्त्र का सार बताना है तो हमेशा रहा है कि हमारा समय कम होता है। तो बहुत सारी बातें हैं चाणक्य के ऊपर, ये 15 अधिकरणों के ऊपर। कामंदकीय नीतिसार नाम का ग्रंथ चाणक्य के बाद आया है। कामंदक नाम के विद्वान ने चाणक्य को हूबहू रजू किया है सरल भाषा में। तो कामंदकीय नीतिसार के ऊपर शंकराचार्य जी का चाणक्य के सिद्धांत के आधार पर जयमंगला करोड़पत्र नामक व्याख्या है। गुरुवर्य ने भी उसके ऊपर कार्य किया है। अर्थशास्त्र के ऊपर विश्व का अर्थशास्त्र आप एक तरफ लेकर बैठेंगे, वो चाहे कार्ल मार्क्स हो, बर्ट्रांड रसेल हो, या फिर एरिस्टोटल हो, या फिर मैकियावेली हो, कोई भी, चाणक्य के पास वो सब छोटे-छोटे एक प्रकार के सूर्य के पास जैसे तारे हैं, उस तरह का साबित होंगे। क्योंकि यहाँ पर व्यापक दृष्टि से चाणक्य देखते हैं कोई भी को, वो केवल एक राजनीति दृष्टि से या फिर कोई एक राज्य की दृष्टि से देखते हैं। तो सुख क्या है, उसके लक्षण क्या है, और व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह से सुखी रह सकता है, समाज जीवन कैसा है, उसकी बात बताई। तो मैंने 5 विषय बताए हैं, वो 5 बच्चों को पढ़ाने चाहिए। उसमें सबसे पहला आयुर्वेद है, दूसरा ज्योतिष है, तीसरा मनोविज्ञान है, चौथा जो मैंने बताया था कि एक प्रकार का राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र है, और तत्व ज्ञान है। ये 5 विषय हम पढ़ाएँगे, तब कोई भी बात, कोई भी व्यवस्था हम अच्छी तरह से सीख पाएँगे। भगवत गीता को भी यदि समझना है अच्छी तरह से, तो केवल संस्कृत आने से नहीं समझेंगे। उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है, तो संस्कृत तो एक चाहिए ही भाषा के रूप में। लेकिन ये सारे अभ्यास यदि ये सारे विषयों के होंगे तो समझ पाएँगे। आयुर्वेद समझना है, तो ये पाँचों के बिना नहीं समझा जाता है, क्योंकि चरक ने जब मनोरोगों की बात की, देव व्यपाश्रयी चिकित्सा की बात की, ज्योतिष के बिना कैसे समझा जा सकता है, खगोल के बिना कैसे समझा जा सकता है दिशा निर्देश का। दूसरी बात, उन्होंने जो मन के बारे में बात की, सबसे पहला अध्याय जब सुश्रुत ने लिखा, तो उसमें मन के बारे में बात की, सांख्य के बारे में बात की, वो कैसे समझेंगे यदि मनोविज्ञान का अभ्यास नहीं है तब। वैद्य पुरस्सर या राजवैद्य की जब बात की,
जो प्राणाभिसर वैद्य की बात की, वो राजनीति नहीं आती है, तब राजवैद्य कैसे समझेंगे? राजा का स्वभाव नहीं जानेंगे, राजा को होने वाले रोग नहीं जानेंगे, तब कैसे वो वैद्य बन पाएँगे? तो इसलिए कोई भी विषय यहाँ पर जानना हो, तो ये पाँचों विषयों का अध्ययन जितना सूक्ष्म होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम विषय उसके समझ पाएँगे। आज यद्यपि चाणक्य के बारे में थोड़ा चिंतन देना था, तो आज मैंने दिया। आगे अ, बहुत लोग कुछ बता रहे हैं, कल मैं वैदिक कृषि के बारे में यद्यपि बताने वाला हूँ। वैदिक कृषि का क्या महत्व है और बृहद संहिता में वराहमिहिर ने हमने एक प्रयोग दिया था, बहुत ही सफल हुआ है। किसानों को बहुत लाभ हुआ है उससे, वो प्रयोग से। और गुरुजी ने ऐसे बहुत प्रयोग बताए हैं कृषि के बारे में, वो कल लेंगे। हो सकता है परसों भी परिवार व्यवस्था के बारे में रघुवंश महाकाव्यम के आधार पर ले, या लोगों ने पूछा है यहाँ पर कि सूर्य चिकित्सा के ऊपर कुछ ले, आयुर्वेद में क्या कहा है, पुष्प चिकित्सा के बारे में क्या कहा है, और सारी चिकित्साएँ आयुर्वेद से जो निकली तो उसमें क्या-क्या सिद्धांत मौजूद है, जैसे एलोपैथी में है, होम्योपैथी में है। तो वो बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो वो हम कल निर्धारित करके आपको बता देंगे कि कौन से विषय आगे लिए जाएँगे, तो ये आसानी रहेगी। तो इतना कहकर अभी आपके भी कोई सुझाव हो या भी कोई प्रश्न है, तो आप अवश्य ही कमेंट में लिखिए। समय हो गया है, अर्थशास्त्र बहुत ही अभी तक पूर्ण रहा है, लेकिन ये जो प्रयत्न करूँगा मैं कि चाणक्य के सूत्र जो 572 है, उसके ऊपर कुछ किया जाए क्योंकि उसमें बहुत ही जीवन जीने का ज्ञान दिया है। बहुत ही ऐसी बातें हैं जो आज कोई भी ग्रंथ में नहीं मिलती है। मॉडर्न कोई भी ऐसे विषयों में हमको ये जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उससे मानव जीवन के साथ कैसे संबंध है, वो भी जानने को नहीं मिलता है। तो उसकी बात हम कभी फिर से रखने वाले हैं। आज तो केवल इसका एक अंश रखा है मैंने, लेकिन आगे मैं प्रयत्न करूँगा कि ये विषय के शुरुआत है ये तो, अभी आगे ही ये विषय रहे, आगे इसकी शुरुआत की गई है, तो वो जारी रहे इसकी स्ट्रीम। धन्यवाद, नमस्ते, जय धन्वंतरि।